की, SCERT की और NCTE की। ये नेशनल लेवल पर NCERT और NCTE की चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद हम SCERT और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम फिर से कुछ एक नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन जिसको हम न्यूपा के नाम से जानते हैं, जिसको अधिकतर लोग न्यूपा के हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसका जो नामकरण है न्यूपा या नीपा, ये इसमें बहुत सारे चेंजेस रहे हैं, तो इस चीज को पहले हम क्लियर करेंगे। इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, बोलेंगे, और इसकी स्थापना कैसे हुई थी इसके बारे में बात करेंगे। आप जब SCERT की बुक या मटेरियल देखेंगे तो उसमें आपको इस संस्थान की जगह पर एक शब्द मिलेगा, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। सन 2017 तक लास्ट के 2017 लास्ट तक ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान था, वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता था, और इस समय हम इसको नीपा ना कहकर न्यूपा कहते थे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, और उस वर्डिक्ट में कहा गया कि जो भी इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, फुल यूनिवर्सिटीज नहीं है, उन्हें अपने नाम में से यूनिवर्सिटी हटाना होगा। तब इस न्यूपा को नवंबर 2017 की बात है, 10 नवंबर 2017 को ये सर्कुलर UGC ने इशू किया, और नवंबर लास्ट तक इन्होंने अपना नाम वापस नीपा कर दिया था। तो ये एक कुछ इस तरीके का अपडेट है जो अधिकतर आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, तो इसको जरूर ध्यान दें। अब हम इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं, एक जनरल इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सर्वोच्च संस्था कह सकते हैं एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। ये ऑटोनोमस है, और इसकी स्थापना जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जब इसकी स्थापना की, उससे बहुत पहले ही ये हमारे यहाँ जो है यूनेस्को के एक रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता था। उस सेंटर को हमने अडॉप्ट करके उसको नीपा के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो ये जो ये केवल इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरा साउथ एशिया है, उसका एक प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में दो काम करता है। पहला, ये शोध कार्य करवाते हैं, और दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता का विकास करते हैं। क्षमता विकास से अर्थ है कि डिफरेंट चीजों में डिफरेंट लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनकी कैपेसिटी इंप्रूव या एनहांस करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। अगस्त 2006 में इसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो अगस्त 2006 से ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जब आप नीपा को देखेंगे तो नीपा का जो नाम है उसके साथ में पैरेंथेसिस में एक पैरेंथेसिस जो एक साइन होता है, उसमें आपको विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ दिखाई देगा। अब हम जरा इसकी शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसकी जर्नी जो है नीपा की 1962 से स्टार्ट होती है, जब यूनेस्को ने इसको एज ए रिसोर्स सेंटर, एक संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित किया था नई दिल्ली में। ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक रिसोर्स सेंटर की तरह काम कर रहा था। 1965 में इसका नाम बदलकर रिसोर्स सेंटर की जगह नाम रख दिया गया एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 1973 में ये इसका नाम चेंज हुआ और इसको हमने नेशनल स्टाफ कॉलेज कहना शुरू कर दिया। फिर से जब MHRD ने इसको जो है ऊपर लेके गए, इसका मूल्यवर्धन किया और इसको इन्हांस किया, और इसको फिर से हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में 1979 में स्टार्ट किया। तो 1979 में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा जो नाम है, वो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर रखा गया था। अब ये चूंकि एक राष्ट्रीय संस्थान हो गया था और बजाय एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसको एशियन इंस्टीट्यूट की जगह नेशनल इंस्टीट्यूट कहना शुरू कर दिया। 2006 में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ और इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटीज को समझना थोड़ा जरूरी है यहाँ पर कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज इनफेक्ट होती क्या है। आपने स्टेट यूनिवर्सिटीज अगर 3 ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो एक स्टेट यूनिवर्सिटीज जो स्टेट के अंडर में काम करती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो सेंटर के अंडर में काम करती हैं,
ऐसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता का काम करने वाले हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इनको एमएचआरडी की रिकमेंडेशन पर यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देती है। जब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्हें दे दिया जाता है तो इन्हें पावर मिल जाती है कि ये डिग्री दे सकते हैं, डिग्री अवार्ड कर सकते हैं और अपना एक एकेडमिक कोर्स चला सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। मगर ये डीम्ड का मतलब है दे आर गोइंग टू बी अ यूनिवर्सिटी, दे आर नॉट फुल्ली यूनिवर्सिटी। फुल यूनिवर्सिटीज का इनको जो स्तर है वो नहीं प्रदान किया जाता। खैर 2006 में जब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो इसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट की जगह हमने नेशनल यूनिवर्सिटी कहना शुरू कर दिया। तो 2006 में जो नीपा था उसको हमने चेंज किया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। 2017 में जब 3 नवंबर 2017 को एक केस हुआ, मतलब एक केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज का दर्जा दिया गया है वो उस लेवल को फुलफिल नहीं कर पाती कि उनको यूनिवर्सिटी कहा जाए, दे आर नॉट फुल यूनिवर्सिटी, तो उन्हें अपने नाम में से यूनिवर्सिटी निकालना होगा। और हाँ, हालांकि वो अपने इंस्टीट्यूशन के नाम के आगे पैरेंथेसिस में छोटे से साइन में इन्वर्टेड कॉलम्स में अपना नाम जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी उसके सामने लिख सकते हैं। तो इस वर्डिक्ट को फॉलो करते हुए 10 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ही प्रकाश में यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर को फॉलो करने की वजह से अब हम इसको फिर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जानते हैं। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2017 में वापस अपने उसी स्टेटस में, उसी नाम में, नए उसी कलेवर में पहुंच जाता है जहां पर वो 1979 में था। इस संस्था का विजन क्या है, मतलब इसकी दृष्टि क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में देखें तो इनका जो ध्येय वाक्य है वो इनके विजन के बारे में बताता है। इवॉल्विंग अ ह्यूमेन लर्निंग सोसाइटी थ्रू एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज यानी गुड जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी उन्नति के द्वारा एक ऐसे समाज का अध्ययन कर, समाज का विकास करना जो अध्ययनशील हो और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो। इवॉल्विंग अ ह्यूमेन लर्निंग सोसाइटी, ह्यूमेन यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज को एम्फेसाइज कर रहा है। लर्निंग सोसाइटी मतलब एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पर जो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात है। तो जो सोसाइटी है, चूंकि नॉलेज डे बाय डे इवॉल्व हो रही है, एडवांस हो रही है, तो सोसाइटी को अप टू डेट रहने के लिए एक लर्निंग सोसाइटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इनका विजन है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं, एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करें जो मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो और अध्ययनशील हो। ज्ञान की उन्नति के द्वारा अध्ययनशील मानव समाज का निर्माण। मिशन, इनका जो मिशन स्टेटमेंट है, इनका मिशन ये है कि ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में खुद को डेवलप करना चाहते हैं। नीपा जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना, अपने आप को विकसित होते हुए देखना चाहता है, ये मिशन है। लेकिन ये केवल मिशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ नेशनल पर्सपेक्टिव ही नहीं, ग्लोबली ये अपने आप को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं। किस क्षेत्र में? क्षेत्र है इनका शिक्षण, शोध और क्षमता विकास। जैसे कि पहले भी बात हुई कि दो मुख्य काम है इनके, दो काम करते हैं, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसके अलावा ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है, एजुकेशनल प्लानिंग है और एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इन तीन चीजों को बढ़ावा देना। जब शिक्षण, शोध और क्षमता का विकास होगा तो एजुकेशनल प्लानिंग इंप्रूव होगी, आपकी एजुकेशनल पॉलिसी इंप्रूव होगी और मैनेजमेंट जो होगा एजुकेशन का वो बेटर होगा। तो इन सबको बढ़ावा देते हुए नीपा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप होने का मिशन रखता है। अब हम बात करते हैं इसके कार्य क्षेत्र की। आखिर ये किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है उसको अगर आप वही जो पहले भी हम चीजों को, जो हमारा अध्ययन करने का तरीका है, बजाय हम 10-12 पॉइंट में इसको स्टडी करते हुए कि नीपा ये काम करता है, हम उसको कैटेगराइज कर देंगे जिससे वो समझते हुए आप उसको
लर्न कर पाएंगे। अब हम बात कर इसके कार्य क्षेत्र को देख ले, तब हम इसके उद्देश्यों पे जाएंगे और उद्देश्यों को भी उसी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र इसके 4 मेन कार्य हैं जो इसका स्कोप है। पहली बात तो ये ट्रेनिंग देता है, प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसको देगा? ट्रेनिंग देगा ये एजुकेशनल प्लानर्स को और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को। अब एजुकेशनल प्लानर्स तो आपके टॉप लेवल की जो मिनिस्ट्री है उनको ट्रेनिंग देने की बात हो गई, या फिर जो यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स हैं, या फिर जो अपने स्टेट लेवल पर जो हेड है, जिनको आप कहते हैं शिक्षा सचिव हैं, उस तरीके के हायर लेवल की अथॉरिटीज को ट्रेनिंग देना, प्री सर्विस और इन सर्विस। और अगर हम और केवल यही जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, जो किसी संस्था के हेड हैं, किसी स्कूल के हेड हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी इसके ही कार्य क्षेत्र में आता है। तो जितने भी जो चाहे वो किसी भी लेवल का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हो, किसी भी लेवल का प्लानर हो, उसको प्रशिक्षण, प्री सर्विस और इन सर्विस देना इसका कार्य क्षेत्र है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है निपा का। इसके अलावा रिसर्च भी हम सेम उसी फील्ड में जाएंगे। एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिसर्च करता है। रिसर्च में खास तौर पे जो इनका एम्फेसिस है, चूंकि ये केवल हमारे देश के लिए नहीं है संस्था, ऑब्वियसली राष्ट्रीय संस्थान है तो हमारे देश के लिए तो है ही, लेकिन ये पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक रिसोर्स सेंटर का काम कर रहा है। तो इसका जो रिसर्च का क्षेत्र है वो केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ये कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिसर्चेस कंडक्ट कराते हैं। इनका काम ये है कि अलग अलग स्टेट्स में जो जो एजुकेशनल पॉलिसीज चल रही हैं, क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। एक राज्य दूसरे राज्य से अपनी पॉलिसीज में काफी हद तक भिन्न हो सकता है शिक्षा को लेकर। तो उन इंटर स्टेट जो डिफरेंसेस हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन, उस पर शोध करना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो फाइंड आउट करना, उस तरीके की रिसर्च करना। और फिर इंटरनेशनल मीन्स एक देश की राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दूसरे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, शोध करना कि अगर ये देश इस तरीके की पॉलिसी एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, और अगर इस देश में इस तरीके की ये हो रही है तो कौन सी बेटर है और हमारे देश के संदर्भ में क्या बेटर हो सकता है। तो इस फील्ड में ये रिसर्च कराते हैं। प्रसार का मतलब है कि जो भी शोध से इनका रिजल्ट निकल के आए हैं, जो भी चीजें, जो भी नॉलेज अब तक इवॉल्व हुई है, उसको फैलाना। कैसे फैलाएंगे? इसके लिए पब्लिकेशन हाउस, मतलब पब्लिकेशन करते हैं, जर्नल्स पब्लिश कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सारी चीजें चलाते हैं। और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशंस, वेबिनार, सेमिनार्स, इन सब चीजों का आयोजन करते हैं। ये 3 जो एरियाज हैं, आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा था तो ये तीनों एरियाज वहां पर भी थे, तो आप इसको लिंक करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी का काम भी ट्रेनिंग देना था, रिसर्च कराना था और जो भी नॉलेज है उसका प्रचार प्रसार करना था। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर परामर्श है, एनसीईआरटी भी परामर्श देती है, मगर यहाँ पर जो काउंसलिंग का काम है स्टेट्स को और स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इनका काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, काफी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में किन किन चीजों की कमी है, कहाँ कहाँ का व्यवस्थागत त्रुटियां हैं, और उन व्यवस्थागत त्रुटियों को ओवरकम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग से रिलेटेड चीजें बताते हैं, तो इसलिए इनका परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ एनसीईआरटी सिर्फ करिकुलम, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से रिलेटेड बात करती है, वहीं पर इनका जो परामर्श है वो एकदम उसके टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पैक्ट करता है। और किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को काउंसिल करना इसका फंक्शन है। तो हमने इनके 4 फंक्शन देखे, ट्रेनिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन और काउंसलिंग, परामर्श। क्लियर? अब बात करते हैं इनके उद्देश्य क्या है। जो भी उद्देश्य होंगे वो उनके कार्यक्षेत्रों से ही रिलेटेड होंगे, तो उस चीज को हम वहीं पर फोकस करते हुए चलेंगे कि ये पर्टिकुलर ये वाला जो पर्पस ये दे रहे हैं, नीपा ने अपनी साइट पर अपने कुछ उद्देश्य डाले हुए हैं, करीब 12-14 उद्देश्य इन्होंने अब मेंशन किए हुए हैं।
तो बजाय उन 12-14 उद्देश्यों को जो उन्होंने अपनी साइट पे मेंशन किए हैं, हम उद्देश्यों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल के देखते हुए चलेंगे। कुछ उद्देश्य उनके रिसर्च से रिलेटेड हैं। तो रिसर्च से रिलेटेड इनका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक योजना प्रशासन के क्षेत्र में शैक्षिक योजना ने एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल टेक्निक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का तुलनात्मक शोध अध्ययन करना, उनको ग्रांट प्रोवाइड कराना। अगर नीपा नहीं कर रही है, कोई और इंस्टीट्यूशन इस संदर्भ में काम कर रहा है, तो ये उसको ग्रांट भी अवेलेबल कराते हैं और इस तरीके से उन शोध कार्यों को प्रमोट करते हैं। तो क्या क्या काम हुआ इसका? इंटर स्टेट और इंटरनेशनल शोध अध्ययन, तुलनात्मक कंपैरेटिव रिसर्च कराना इंटरनेशनल टेक्निक्स में और एजुकेशनल टेक्निक्स में और प्रशासनिक प्रणालियों में, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में। मार्गदर्शन देना, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, एजेंसी और संस्थान, ये किसी को भी एकेडमिक और प्रोफेशनल मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, अध्यापक प्रशिक्षकों, विश्वविद्यालयों, अध्यापक प्रशिक्षक यानी टीचर ट्रेनर्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके लिए प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना और उसको फॉलो अप करना, उसके बाद उसमें उसका इम्पैक्ट देखना। प्रसार, ये सूचनाओं के प्रसार के केंद्र के रूप में काम करते हैं। इन्होंने अपने आप को कहा है क्लियरिंग हाउस ऑफ आइडियाज, मतलब जो भी आइडियाज हैं उनको स्पष्टता लाते हुए उनका प्रसार करना इनका काम है। इसके अलावा ये शिक्षक कर्मियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेमिनार्स और ग्रुप डिस्कशंस आयोजित कराते हैं। शिक्षण और प्रकाशन की बात करें तो चूंकि ये यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये कुछ एकेडमिक काम कर सकती है, डिग्री अवार्ड कर सकती है। तो ये 3 तरीके की डिग्रीज प्रोवाइड कराते हैं, 2 डिग्री और 1 डिप्लोमा प्रोग्राम चलाते हैं। एमफिल 1 साल का, पीएचडी जैसा पीएचडी 5 इयर्स की होती है जनरली, वही 5 इयर्स की पीएचडी या पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। इसके अलावा ये कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जिनकी अवधि 1 वर्ष की होती है और उसकी योग्यता जो होती है ग्रेजुएशन, मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके का एक डिप्लोमा कोर्स ये चलाते हैं जो 1 ईयर का होता है। और इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कुछ भी हुआ, जितनी भी बात हमने की, चाहे वो शोध की हो, चाहे वो प्रशिक्षण की हो, चाहे वो प्रसार की हो, एक इम्पॉर्टेंट जो टूल है इनका वो क्या है कि ये बहुत सारी बुक्स पब्लिश करते हैं। जो कुछ भी इन्होंने रिसर्च किया उससे रिलेटेड बुक्स पब्लिश करते हैं और रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने के लिए जर्नल्स निकालते हैं। अब हम बात करेंगे इसके संगठन और प्रशासन की। हमने पहले भी जाना कि एमएचआरडी ने इसकी स्थापना की। तो जो एचआरडी मिनिस्टर होता है वो इसका टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इससे पहले हम इसकी संगठन की चर्चा कर रहे हैं। जो ये चूंकि अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मानद विश्वविद्यालय कह सकते हैं, इसमें 9 एकेडमिक और 1 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, यानी कुल मिलाकर 10 डिपार्टमेंट है। इन सब डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए जो सर्वोच्च परिषद होती है, सर्वोच्च संस्था है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसको हम नीपा परिषद कहते हैं। नीपा परिषद का जो अध्यक्ष है वो एचआरडी मिनिस्टर होता है। दिस इज एक्स ऑफिशियो पोस्ट। फिर जो कुलपति है, वाइस चांसलर है नीपा परिषद का, वो इस परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। यानी इसका अध्यक्ष हुआ एचआरडी मिनिस्टर और उपाध्यक्ष हुआ वाइस चांसलर। जो रजिस्ट्रार है वो इसका सचिव के रूप में काम करता है। और कुलपति जो है, जिसको हम उपाध्यक्ष कह रहे हैं, उसी के मार्गदर्शन में डीन ऑफ फैकल्टी, जो फैकल्टीज हैं उनके डीन, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर्स वर्क करते हैं। अब हम इनको ये जो 3 हमने नाम लिए यहाँ पर, संकाय डीन, कुल सचिव और वित्त अधिकारी, इनके कामों की अलग अलग चर्चा करेंगे। क्योंकि कुलपति लेवल तक का जो काम है वो पॉलिसी
मेकिंग तक का है। पॉलिसी मेकिंग जब हो जाती है तो एग्जीक्यूटिव के निर्देशन में ये 3 लोग हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं उन पॉलिसी को, एक तो फैकल्टी डीन, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फैकल्टी डीन है वो क्या काम करता है। फैकल्टी डीन जो होता है वो जो भी डिपार्टमेंट है उनकी देखभाल करना, उसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम से चल रहा है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो रिसर्चेस चल रही हैं और जो रिसर्च प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट्स ओवरटेक किए जा रहे हैं, उन सब चीजों को देखना इस फैकल्टी डीन का कार्य होता है। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनको हम एक बार देख लें। एजुकेशनल प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ये तो इसके नाम में ही है, तो एजुकेशनल प्लानिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशनल पॉलिसी डिपार्टमेंट, योजना, प्रशासन, वित्त और नीति, ये 4 विभाग। इसके अलावा विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग, स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक विभाग, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तुलनात्मक शिक्षा विभाग और शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग। शिक्षा में प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन विभाग, शिक्षा में प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन विभाग यानी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कंपैरेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये टोटल 9 डिपार्टमेंट्स है। इनकी जो देखभाल होती है वो कौन करता है? डीन ऑफ फैकल्टी करता है। इसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है, हमने कहा एक एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग होता है, उस विभाग को हम 3 अनुभागों में डिवाइड करते हैं और इस यूनिट को खास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको कुल सचिव या रजिस्ट्रार देखता है, लेकिन कुलपति के मार्गदर्शन में। तो कुल सचिव जो है वो प्रशासनिक और सपोर्टिंग सर्विसेज को कंडक्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम है उसको कंडक्ट करता है। ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिनकी सहायता से ये अकादमिक अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग और कार्मिक अनुभाग, इन 3 डिपार्टमेंट की मदद से कुल सचिव प्रशासनिक कार्य करता है। जो सपोर्ट सर्विसेज नीपा में चलाई जाती हैं, जैसे पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र अर्थात डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, संगणक केंद्र अर्थात कंप्यूटर सेंटर, प्रकाशन कक्ष यानी पब्लिकेशन सेल, मानचित्रण कक्ष अर्थात कार्टोग्राफी सेल, हिंदी एवं प्रशिक्षण कक्ष, हिंदी सेल और ट्रेनिंग सेल और हॉस्टल, इन सब की जो देखभाल है वो कुल सचिव के अंतर्गत आती है। कुल सचिव इन सारी सर्विसेज को देखता है। वित्ताधिकारी का काम ही होता है कि जितना भी लेखा जोखा है उस लेखा अनुभाग को देखना वित्ताधिकारी का कार्य है। अब हम इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो प्रकाशन भी है। प्रकाशन में बेसिकली चार जर्नल्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक 3 महीने में एक बार पब्लिश होने वाला जर्नल है। इसका प्रकाशन चार बार होगा, क्योंकि 3 महीने में पब्लिश हो रहा है तो ये साल में 4 बार पब्लिश होता है। पहला जनवरी में, फिर अप्रैल, फिर जुलाई और अक्टूबर। एक दूसरा जर्नल है परिप्रेक्ष्य, ये 4 महीने में पब्लिश होता है तो ये 3 बार पब्लिश होता है, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में। इनका बहुत इम्पोर्टेंट जो जर्नल है जिसका मतलब बहुत इम्पैक्ट है रिसर्च की फील्ड पे, जो बहुत ज्यादा जिसकी वैल्यू है वो है एंट्रीप। एंट्रीप यानी एशियन, एंड फॉर नेटवर्क, ऑफ टी फॉर ट्रेनिंग, आर फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इन ई फॉर एजुकेशन प्लानिंग। एंट्रीप ये जो है इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला जर्नल है, न्यूज लेटर है। ये हाफ ईयरली, साल में 2 बार प्रकाशित होता है, जनवरी और जून में। इसमें बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसर्चेस हो रही हैं
उनको हम उनको पब्लिश किया जाता है और एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर इसमें पब्लिश होते हैं। इसके अलावा न्यूपा एक न्यूज़लेटर भी निकालता है जो कि हर 3 महीने पे निकालता है, और जैसा कि आपने इससे पहले एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखा, सेम उसी महीने में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में इसका भी प्रकाशन किया जाता है। शैक्षिक कार्यक्रम, ये जो शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं न्यूपा, अब चूंकि नीपा नाम हो गया है तो इसको करेक्ट कीजिएगा। शैक्षिक कार्यक्रम जो नीपा द्वारा चलाए जाते हैं वो है एमफिल, पीएचडी, पार्ट टाइम पीएचडी, उसके अलावा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नेशनल डिप्लोमा, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में इंटरनेशनल डिप्लोमा। ये आपकी आज की क्लास में हमने नीपा के बारे